गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? आद्य इतिहास में हमने देखा था सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है। सिंधु सभ्यता कैसी थी? भारत की पहली शहरी सभ्यता थी। इसके बाद भी सभ्यताएं मिली है हमारे पास, पर जो बाकी जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारी कैसी थी? ग्रामीण सभ्यताएं। पर जो सिंधु सभ्यता थी हमारी शहरी सभ्यता थी। इसका जो नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा था? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे आपके पास ये शहर मिले और उसकी सहायक नदियों के किनारे सिचुएटेड थे। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता के बाद हमारे पास आएगा नेक्स्ट आद्य ऐतिहासिक वैदिक का आद्य इतिहास का सेकेंड पार्ट है वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या समझते हो आप? वैदिक सभ्यता से जिसमें वेद आपके पास अस्तित्व में है। ठीक है, वेदों का जहाँ पे हमारे पास वर्णन मिलता है वो हमारी वैदिक सभ्यता आती है। इससे पहले जो हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी थी उसमें भी लिपि थी, लोग जो थे लिपि से अवगत थे, पर वो जो लिपि उनकी थी वो हमसे परिचित नहीं हो पाई है। जो वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना हुई है उसको हम पढ़ पा रहे हैं। तो ये आपके पास कैसी सभ्यता थी? वेदों से रिलेटेड आपके पास जो सभ्यता थी उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, जो आपके पास सिंधु सभ्यता है उसका पतन हो चुका था और आपके पास वैदिक सभ्यता उभर के आई थी। तो सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? एक तो सबसे पहले आपके पास माना जाता है जो आपकी जितने भी खोज की गई है कि बाढ़ आने के कारण जो सभ्यता थी वो सारी डूब गई थी पानी के अंदर। तो आपको ये दबे हुए शहरी मिले थे और आपके पास ग्रामीण या फिर आर्यन के आगमन से क्या हो गया था? वैदिक सभ्यता का अंत हो गया था। तो टाइम पीरियड लिखेंगे वैदिक सभ्यता का 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आपके पास कौन सी सभ्यता देखने को मिलती है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को स्टडी पेपर में इसको पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग आपके पास जो आपने पढ़ा होगा उसके आपको हार्ड कॉपी कहीं मिलती है तो आप चैलेंज कर सकते हो। उसको रेयरली होता है कि पूछे जाएंगे तो फैक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं आपके पास। ठीक है, वैदिक सभ्यता को स्टडी के लिए दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता के भी हमारे पास पार्ट है। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है सबसे पुराना विश्व का सबसे पुराना वेद या पुस्तक कौन थी? ऋग्वेद। तो आपके पास वेद हमारे पास कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और सबसे अंत में आपके पास अथर्ववेद। तो इसमें सबसे पहले पुस्तक कौन सी लिखी गई थी? ऋग्वेद। या पहला वेद कौन था? ऋग्वेद। तो इसमें आपके पास आएगा पहला जो काल है उसे कहेंगे हम ऋग्वैदिक काल। पहला टाइम पीरियड जो पहला पार्ट है वो ऋग्वैदिक काल है। और उसके बाद जो हम पढ़ते हैं जो आपके पास अन्य 3 वेद हैं उनकी जो रचना है वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो इसको भी स्टडी के लिए दो भागों में बांटा गया है वैदिक सभ्यता को। एक आएगा आपके पास ऋग्वैदिक काल और दूसरा आपके पास कौन सा आएगा? उत्तर वैदिक काल। नाम से ही क्लियर हो रहा है ऋग्वैदिक काल में किस वेद की रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद का वर्णन इसमें हुआ था तो आपके पास इसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और अन्य आपके पास जो 3 वेद है कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में। तो लिखेंगे ऋग्वैदिक काल। हेडिंग आपके पास क्या आएगा? ऋग्वैदिक काल। चले गए सिंधु सभ्यता के लोग, डूब के मर गए। तो आपके पास इंपॉर्टेंट है ऋग्वैदिक काल। यहीं से आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है वेदों की रचना किसने की? लिखेंगी वेदों की जो रचना है वो किसने की थी? आर्यों के द्वारा की गई थी। और ऋग्वैदिक काल में ही आपके पास क्या होता है? आर्यों का आगमन होता है। आर्यों का आगमन, आर्य आते हैं। अब आर्य कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, ये कौन होते हैं? तो आपके पास इंपॉर्टेंट वैदिक काल में एक नाम रहेगा, उस नाम का कौन सा नाम है? वो आर्य। आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। ये स्वयं को क्या कहते थे? श्रेष्ठ। सब ऑनलाइन में क्वेश्चन आपके पास आता है आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य का शाब्दिक अर्थ है अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, ये आपके पास जितने भी नॉर्मल जो लोग रहते हैं, हमारे जैसे लोग रहते हैं, उनसे ये श्रेष्ठ होते थे। देखने में ये हट्टे कट्टे होते थे, इनकी 7-8 फुट इनकी हाइट रहेगी, आंखें इनकी नीली रहती थी। तो ये स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे और इन्होंने क्या की है? वेदों की रचना भी की है। आर्यों का आगमन हो गया ऋग्वैदिक काल में, पर आर्य आए कहां से थे? बिल्कुल विभिन्न जो आपके पास विद्वान है उनके अलग अलग मत रहे कि आर्यों का आगमन कहां से हुआ है।
तो देखो आर्य का जो मूल निवास था अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर, इंपॉर्टेंट आपके पास पूछा जाता है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहां से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। आर्यों का आगमन हुआ था मध्य एशिया से, इंपॉर्टेंट है, आपने अंडरलाइन कर लेना है। और अन्य आपके पास दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग, दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग आर्यों का आगमन हुआ था, कहां से हुआ था? लिखो, आर्यों का आगमन हुआ था तिब्बत से। इनके अकॉर्डिंग जो आर्य थे वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के मूल निवासी थे? वो तिब्बत से बिलोंग करते थे। और लास्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग आर्यों का आगमन हुआ था ध्रुवों से। पोल जो हमने देखे आपके पास ही होते थे ना, जैसे आपके क्या ग्लोब रहता है, आपके पास साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है। तो बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग आर्य कहां से आए हैं? ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से इनका आगमन हुआ था। और सबसे फैक्चुअल, सबसे मान्य जो आपके पास डेफिनेशन किसकी ली जाती है? मैक्स मूलर की, जो कि माना जाता है आर्यों का आगमन कहां से हुआ है? मध्य एशिया से हुआ है, जिसका प्रतिपादन किसने किया है? मैक्स मूलर ने। लाइन क्वेश्चन है, आर्यों का आगमन मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग कहां से हुआ है? मध्य एशिया से हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग ये कहां से आए थे, तो इनका आगमन तिब्बत से हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक ने इनको कहां कर दिया था? नॉर्थ पोल से शिफ्ट कर लिया था, कि वहां से आ रहे थे आपके पास आर्य। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। ऋग्वैदिक काल में इनका आगमन हो जाता है। ठीक है, जब भी आपके पास आर्य आते हैं तो आपको पता है कि कहाँ रहते हैं? हिमालय में आपके पास ही रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम एचपी की हिस्ट्री जब देखते हैं तो आपके पास युद्ध भी होता है, जो नॉर्मल मूल निवासी होते हैं उनके बीच में और आर्यों के बीच में, जिस युद्ध का नाम था, क्या नाम था निशर्ष युद्ध का? दशराज्य युद्ध, है ना। दशराज्य युद्ध आपके पास चला था, उद्व्रज में ये खेल हुआ था। ये युद्ध 40 वर्षों तक ही चला था। ये हम एचपी की हिस्ट्री में डिटेल में देखते हैं। और यहीं से आपके पास क्या बनते हैं? क्वेश्चन आता है कि आर्य जब आए थे तो सर्वप्रथम इन्होंने निवास कहाँ किया था? ये जहां कहीं से भी आए थे तो लिखो, सर्वप्रथम ये आकर रहे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान के बीच में। क्या लिखा? पंजाब एवं अफगानिस्तान के बीच में इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम अपना निवास किया था। फिर इन्होंने मूल जनजातियों के साथ भिड़ना शुरू कर दिया। युद्ध चला था दशराज्य युद्ध। सर्वप्रथम आर्य ने कहाँ रहना शुरू किया था? पंजाब और अफगान के बीच में इन्होंने निवास अपना देखा था। जो एरिया इनको स्टेबल लगा अपने लिए कि यहाँ रहा जा सकता है, यहाँ जीवन इजी रहेगा, लाइफ इजी रहेगी, वहां इन्होंने रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, यहीं से आपके पास क्वेश्चन आएगा जो वैदिक सभ्यता, ये कैसी सभ्यता है? ये आपकी ग्रामीण सभ्यता। मतलब क्वेश्चन आपके पास होता है यहाँ से, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। और आपकी सिंधु सभ्यता देखिए कैसी सभ्यता थी? शहरी, यहाँ पे गांव। अब गांव के लोग हैं, उनका जो प्रोफेशन रहेगा वो भी क्या रहेगा? गांव के लोग क्या करते हैं? आपकी सिंधु सभ्यता के जो लोग वो व्यापारी थे, ये क्या करते थे? कृषि एवं पशुपालन। जो आपके युद्ध में मेनली चला था वो पशुओं के लिए चला था, क्योंकि सहस्त्र अर्जुन और जमदग्नि ऋषि के बीच में भी युद्ध किस लिए था? पशुधन के लिए हुआ था। तो इनका जो प्रोफेशन है वो क्या है? पशुपालन एवं कृषि का क्या था? व्यवसाय था। हाँ, देखो आर्यों की लैंग्वेज, मैंने आपको बताया सिंधु सभ्यता में जो लैंग्वेज है, जो लिपि, उससे हम अवगत नहीं थे, पर जो आर्यों की भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। क्योंकि वेदों की रचना किसने हुई है, तो इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। वन लाइन में क्वेश्चन आपके पास बनता है। सबसे पहले वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता में ही क्या हुआ था? आपके पास वेदों की रचना हुई थी और उनकी लैंग्वेज कौन सी थी? कहाँ से आए थे आर्य? मध्य एशिया से। मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से ये आए थे। देख लिया। अब लिखेंगे हमारे पास जो समाज की व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इन्होंने जो समाज को था वो 4 भागों में विभक्त किया था। पर इन्होंने जो भी प्रोफेशन में विभक्त किया था समाज को, उन्होंने प्रोफेशन के आधार पर किया था।
सामाजिक व्यवस्था व्यवसाय के आधार पर निर्धारित की जाती थी। इस पर व्यवसाय पर ये आधारित होती थी, जिसको जो प्रोफेशन सही लगता था वो वही करता था। और आपके पास प्रोफेशन क्या था? सबसे पहले इन्होंने जो वर्ग रखा था वो था आपके पास ब्राह्मण, जिसको पढ़ना लिखना अच्छा लगता था, है ना, जो ज्ञाता बनना चाहता था वो कौन सी कैटेगरी में चला जाता था? वो ब्राह्मण बन जाता था। दूसरा, जिसकी बॉडी अच्छी रहेगी, है ना, लड़ना जिसको सही रहेगा, जिसके स्किल्स अच्छे रहेंगे, वो आपके पास क्या बन जाते थे? क्षत्रिय बन जाते थे। और थर्ड आपके पास आते हैं जिनको व्यापार करना सही लगता था, ठीक है, जो व्यापार करते थे वो आपके पास कौन सी कैटेगरी आती थी? वैश्य की कैटेगरी में आपके पास आते थे। इसमें व्यापारी आते हैं आपके। पहले आपके पास ब्राह्मण, जिनको पढ़ना लिखना वेदों पुराणों में रुचि थी, साहित्य में रुचि थी, वो ब्राह्मण बन जाते थे। जिनको लड़ाई अपनी बॉडी बिल्डर थे वो आपके पास क्षत्रिय, युद्ध के लिए जाते थे। थर्ड आपके पास व्यापार के लिए देश विदेश की यात्रा करते थे, वैश्य। और चौथी आपके पास कैटेगरी थी शूद्र, जो कि इन सभी की हेल्प करेंगे। चौथी कैटेगरी कौन सी थी? शूद्र। इंपॉर्टेंट है, लिखिए आपके पास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और समाज की जो व्यवस्था थी वो व्यवसाय के आधारित सबके पास चॉइस थी, कोई भी कौन सा प्रोफेशन चूज कर सकता था। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण का बेटा भी क्षत्रिय बन सकता था, और क्षत्रिय भी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र कुछ भी बन सकता था। जिसको सबकी हेल्प भी करनी थी, सबका हेल्प कर रहता तो आपके पास शूद्र। जो सामाजिक व्यवस्था है व्यवसाय के आधारित किस काल में आती थी? 1 लाइन क्वेश्चन लिख लो। सामाजिक व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित किस काल में थी? ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में आपके पास प्रमुख देवता कौन थे? 1 लाइनर क्वेश्चन। इसमें आपके पास देवता तो बहुत सारे थे, पर प्रमुख देवता आपके पास कौन थे? इसमें प्रमुख देवता थे आपके पास देव इंद्र। देव इंद्र को क्या कहा जाता था? इसमें प्रमुख देवता माना जाता था। सारी आहुतियां इसको दी जाती थी, देव इंद्र को दी जाती थी। और इसको अन्य नाम से जानते हैं, पुरुंदर के नाम से किस देवता को जानते हैं? पुरुंदर कहा जाता था देव इंद्र को। ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। और उनका क्या नाम था? पुरुंदर के नाम से उनको जाना जाता था। आर्यों का व्यवसाय क्या था? इनका व्यवसाय, प्रोफेशन क्या था इनका? इनका व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। पशुपालन एवं कृषि किसका व्यवसाय था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। अब सामाजिक व्यवस्था चेंज हो जाती है। हमने सिंधु सभ्यता में पढ़ी थी, समाज जो था वो कैसा था? मातृ समाज में से पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। तो इसमें आपके पास क्या आ जाता है? समाज आ जाएगा पितृसत्तात्मक। अब हुआ क्या था? आपके पास ऐसा भी था कि समाज चेंज हो गया तो महिलाओं की दूरदृष्टि यहाँ से शुरू हो गई कि नहीं, माताओं को यहाँ पर भी प्रेफरेंस दी जाती थी, माताओं को सम्मानजनक रूप में माना जाता था। क्योंकि आपने देखा होगा इसी काल में आपके पास क्या होती है? वेदों की रचना हुई थी। जितने भी आपने नाम सुने होंगे, जैसे हनुमान का नाम सुना है तो इनको भी क्या कहा जाता है? रामायण में हमें देखने को मिलते हैं ये, तो इनको क्या कहा जाता है? अंजनी पुत्र कहा जाता था। तो प्रोफेशन मतलब माताओं बहनों को प्रायोरिटी दी जाती थी। किसी का भी नाम अगर लिया जाता था तो माता का नाम पहले लगा लेते थे उसमें। तो समाज की व्यवस्था कैसी थी? पितृसत्तात्मक थी, पर माताओं को भी सम्मान मिलता था। यहाँ से दूरदृष्टि शुरू नहीं हुई है। और वो आपके पास जो मातृसत्तात्मक था वो कौन सा समाज था हमारा? सिंधी सभ्यता। मातृसत्तात्मक थी, पूरी तरह माताओं पर डिपेंड करती थी। लिख लो, सबसे प्रिय पशु पूछा जाता है, सब इसमें गलत करके आते हैं। तो आर्यों का प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु गाय, हाँ जी, घोड़ा। लिख लो, प्रिय पशु इनका क्या था? घोड़ा। और पूज्य पशु अगर कहा जाएगा तो कौन है आपका? वो गाय रहेगी, जिसको पूज्य मतलब उसको मारने योग्य नहीं मानते थे। और यहाँ से जी पूज्य पशु, पवित्र पशु आपके पास कौन सी रहेगी? गाय रहती है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है। इससे पहले हमने कौन कौन से धातुओं से अवगत हो चुके थे? सबसे पहले हमने पूछा था
खोजा था तांबा। दूसरा कांसा। अब जो आर्य थे इन्होंने नई धातु इंट्रोड्यूस कर ली थी, वो कौन थी आपके पास? लोहा। देखो लोहे की खोज किसके द्वारा की गई थी? आर्यों के द्वारा लोहे की खोज की गई थी। लोहा किसके द्वारा किया गया था? आर्यों के द्वारा लोहे की खोज की गई थी। तो मैक्सिमम सिंधु करके आते हैं कि सिंधु लोगों ने अपने आप कर लिया होगा। लोहे क्या थे? जो सिंधु सभ्यता उसको कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग किससे इंट्रोड्यूस हो चुके थे? कांस्य से इंट्रोड्यूस हो चुके थे। लोहे से इंट्रोड्यूस होने वाले कौन थे आपके? आर्यों के द्वारा ही लोहे की खोज की गई थी। तो आपके पास वैदिक सभ्यता में हम यही देखते हैं। और पवित्र नदी इसमें पूछी जाती है, तो कौन है पवित्र नदी हिंदुओं की? गंगा। तो लिख लो, वैदिक सभ्यता में जो पवित्र नदी है वो गंगा नहीं थी, वो है सरस्वती। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब गंगा टिक करके आते हैं। आर्यों की ऋग वैदिक काल में पवित्र नदी कौन थी आपके पास? सरस्वती। अन्य नदियां थी, उनके नाम भी हमें देखने को मिले, पर पवित्र नदी सबसे पवित्र किसको माना था? सरस्वती नदी को इन्होंने सबसे पवित्र नदी माना था। तो ये थी आपके पास ये बात चल रही है जब आपके पास किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी ऋग वैदिक काल में। उसके बाद हमारे पास 3 वेद आपके पास आते हैं, उनकी रचना होती है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हुई है? उत्तर वैदिक काल में फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पास यही पूछा जाएगा। उसकी कंपेरिजन में ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे आपके? इंद्रदेव। लिख लेंगे जी। सबसे पहले आप ऑनलाइन में क्वेश्चन लिखेंगे। उत्तर वैदिक काल में अन्य 3 वेदों की रचना हुई है। 3 वेद कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तीनों वेदों की रचना इस काल में हुई है। अब इनका जो उत्तर वैदिक काल चलता है उसमें आपके पास जो प्रिय देवता वो चेंज हो जाते हैं। पहले कौन थे इनके प्रिय देवता? इंद्रदेव थे। पर लिखेंगे उत्तर वैदिक काल में इनके प्रिय देवता कौन होते हैं? या तो आपके ऑप्शन आएगी प्रजापति, या फिर ऑप्शन आएगा आपके पास प्रकृति। ज्यादा प्रायोरिटी या तो प्रकृति को दे रहे थे या फिर प्रजापति को। अब ये इंद्र को नहीं पूछ रहे थे, देवता था पर इनके प्रिय देवता या तो प्रजापति थे या फिर आपके पास प्रकृति आपको ऑप्शन में देखने को मिलती है। किस काल की बात हो रही है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में। और यहाँ पर आपके पास जो सामाजिक व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, वो पहले भी आपके पास 4 भागों में ही थी। वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में अब व्यवसाय के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर हो गई थी कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा और क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनेगा। तो वर्ण व्यवस्था किस पर हो गई थी? अब ये जन्म के आधार पर। इस काल में हुआ ये आपके पास उत्तर वैदिक काल में। देख लिया? लोहे से इंट्रोड्यूस हो चुके थे ये वैदिक काल में ही। और उत्तर वैदिक काल में इन्होंने लोहे के ऐशक बनाना शुरू करे थे, औजार। उत्तर वैदिक काल में लोहे के ऐशक या औजार बनाने आरंभ कर लिए थे, जिन्हें कृष्ण ऐशक भी कहते थे। लोहा नहीं कहते थे, क्या कहते थे उनको? कृष्ण ऐशक। कृष्ण के औजार, कृष्ण ऐशक। और उसके अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए? हिस्ट्री में लिखा था हमने। कहाँ से प्राप्त हुए थे? कृषि के अवशेष। कृषि के अवशेष, सॉरी, लोहे के जो आपके पास औजारों के अवशेष लिखो। लोहे के अवशेष, पहली कृषि जो आपके पास लोह उपकरण हमें मिले थे वो मिले थे अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में लोहे के अवशेष, लोहे के उपकरणों के अवशेष। कृषि इनका मेन व्यवसाय था, कृषि और पशुपालन। तो सबसे पहले इन्होंने कौन सी, ये तो हमने भी देखा था, सबसे पहले कौन सी चीज को बोया गया था? ये पहले किस चीज की खेती करी थी? जौ की। सबसे पहले आपके पास खेती की गई थी जौ की। तब इनके पास लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत थी। तो आपके पास सिंपल से क्वेश्चन है कि जौ को उस
समय क्या कहते थे, गेहूं को उस समय क्या कहते थे, लिखेंगे हमारे पास। जो आपके पास फसल है, एक साइड फसल के नाम और एक उनके संस्कृत के क्या नाम थे। जैसे सबसे पहले खेती किस चीज की गई थी, जौ की। तो जौ को संस्कृत में क्या कहते हैं, यव। लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जौ को संस्कृत में क्या कहते थे, यव। उसके बाद गेहूं, गेहूं को कहते थे गोधूम, गोधूम। गेहूं को क्या कहते थे, तो गोधूम। धान आपके पास बोए जाते थे, धान को कहते थे ये व्रीहि। धान को क्या कहा जाता था, व्रीहि। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये जो चीजें हैं इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, यजुर्वेद से। तो ये आपके पास वैदिक काल में इंपॉर्टेंट घटना है। अभी हम वेदों से भी आपको देखेंगे, वेदों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये हमने क्या देखा अभी, फसल और संस्कृत नाम। जौ को क्या कहते हैं, सबसे पहले किस चीज की खेती की गई थी, जौ को क्या कहते हैं, गेहूं को क्या कहते हैं, धान को। इस चीज का पता हमें कहाँ से चलता है, यजुर्वेद से। यजुर्वेद में इनका वर्णन देखने को हमें मिलता है। हमारे पास इसका टाइम पीरियड लिखा हमने, वैदिक सभ्यता का लिखेंगे। वैदिक सभ्यता आपके पास 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, ये पूरा वैदिक सभ्यता चलती है ना। उत्तर वैदिक की बात कर रही हूँ मैं। उत्तर वैदिक चलेगा आपके पास। जो ऋग वैदिक देखा वो देखा हमने 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और आपके पास जो उत्तर वैदिक आता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलता है, ठीक है। टाइम पीरियड भी अगर आपके पास आती है, किसमें बात कर रहे हैं हम, वैदिक सभ्यता की। अब हमारे पास वैदिक सभ्यता है जिसमें क्या हुई थी, वेदों की रचना। निशा बताएगी 4 वेद कौन कौन से, चार आपके पास वेद आते हैं। विश्व की सबसे पुरानी किताब भी जिसे कहा जाता है, सबसे पुरानी लैंग्वेज भी अगर आपके पास आती है तो कौन सी है, लैंग्वेज संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी भी जिसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऋग्वेद। दूसरा हमारे पास सीरीज में आपके पास रचना भी ऐसी है। दूसरा आपके पास रचा हुआ वेद कौन था, यजुर्वेद। तीसरा थर्ड आपके पास कौन सा था, सामवेद। और फोर्थ आपके पास आता है अथर्ववेद। वेदों की रचना किसने की है, आर्यों के द्वारा इनकी रचना की गई है। तो ये हमारे पास वैदिक सभ्यता में आते हैं। आपके पास 4 वेद हमारे पास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन वेदों को डिस्कस करेंगे, इनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है। यही से एक और आपके पास क्वेश्चन आएगा। वेद तो हमारे पास 4 ही है, अगर 5वें वेद की संज्ञा दी जाएगी तो किस वेद को, किसको दी जाएगी, महाभारत को। अगर इनकेस वेद 4 ही है, 5वें वेद की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 5वां वेद आएगा महाभारत। और महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता, ठीक है। 5वां वेद इनकेस अगर आपके पास आता है तो कौन सा आएगा, महाभारत, जिसका पुराना नाम क्या है, जय संहिता। क्लियर हो गया। तो वैदिक सभ्यता में आपके पास यही रहता है। ये कैसी सभ्यता थी, सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता थी। इसका जो आगमन है वो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आपके पास अस्तित्व में कौन सी आती है, वैदिक सभ्यता। इसमें जो प्रोफेशन है लोगों का, वैदिक सभ्यता की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, आर्यों के द्वारा। आर्य का आगमन कहाँ से हुआ, मध्य एशिया से। इसके अकॉर्डिंग, ये मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग। और बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग ये कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। और आपकी कौन से आएंगे, दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग ये तिब्बत से आए थे या तिब्बत के रहने वाले थे। कौन, आर्य। आर्य ने वेदों की रचना की। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ। खुद को ही सबसे श्रेष्ठ मानते थे। सबसे पहले इन्होंने निवास स्थान शुरू किया
ये पंजाब और अफगानिस्तान के बीच में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। ठीक है, मूल जनजाति, अब जरूरी थोड़ा ना कि यहाँ पर कोई नहीं रह रहा था कि ये बस गए, यहाँ पे भी लोग रहते थे। उनके साथ इनका युद्ध चलता है और युद्ध का क्या नाम था? दशराज्य युद्ध। ठीक है, आर्य और नॉन आर्यों के बीच में यहाँ पर युद्ध होता है जिसको दशराज्य युद्ध कहते हैं। और ये युद्ध आपके पास जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होता है और 40 वर्षों तक ये युद्ध चलता है। दशराज्य युद्ध, ये हिस्ट्री में, एचपी की हिस्ट्री में डिटेल में इसको देखते हैं हम दशराज्य युद्ध को। इसमें आपके पास जो वैदिक सभ्यता है उसको दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में सबसे पूज्य देवता कौन थे? इंद्र। इंद्र को किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? पितृसत्तात्मक आपके पास। और वर्ण व्यवस्था 4 व्यवसाय के आधार पर थी, 4 भागों में इसमें विभक्त किया गया था। सबसे पवित्र नदी सरस्वती, सबसे प्रिय पशु घोड़ा, और प्रोफेशन क्या था इनका? पशुपालन। कृषि और पशुपालन। आर्यों के द्वारा कौन सी धातु खोजी गई थी? लोहा। और सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा ये तांबा और कांसा। हड़प्पा ने तो मैंने अभी क्या पूछा? कांस्य सभ्यता कहते हैं उनको। ठीक है, जो स्टोन एज पीरियड वाले लोग थे वो इंट्रोड्यूस हो चुके थे तांबे से। सबसे पहले पालतू जानवर कौन था? पालतू जानवर कुत्ता। कुत्ता। और आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। दोनों अलग है, सेम मत कर लेना इनको, है ना। Yes. और पूज्य पशु किसको मानते थे? ये गाय को। गाय को ये पूज्य पशु मानते थे। इसकी जो जानकारी है ऋग्वैदिक काल की, ये हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अन्य 3 वेदों से। तो ये आपके पास क्या थे? वैदिक सभ्यता। थोड़ा सा सिंधु सभ्यता में भी आपके पास देखते हैं इंपॉर्टेंट शहर हमने कौन कौन से डिस्कस किए थे। सिंधु सभ्यता की बात हो रही है ना। सिंधु सभ्यता में इंपॉर्टेंट शहर हड़प्पा किया था, मोहनजोदड़ो किया था, चंद्रपुर किया था, रोपड़, कालीगंगा। आपके पास लिख लो इंपॉर्टेंट, एक और आपके पास पूछा जाएगा धौलावीरा। इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा में क्या है? तो धौलावीरा में था आपके पास, इसकी खुदाई की थी रविंद्र सिंह ने। धौलावीरा की रविंद्र सिंह ने इसकी खुदाई की थी और ये फेमस था आपके पास स्टेडियम के लिए। धौलावीरा में क्या था? स्टेडियम। और लास्ट आपके पास इंपॉर्टेंट एक और शहर था हमारे पास, लोथल। देखा था आपने लोथल क्या था? वो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का पतन ग्रह किसे कहा जाता था? तो पतन हो गया आपके पास बंदरगाह। वो कौन थी? लोथल, जो कि कहाँ है? गुजरात में। देख लो, लोथल की जो खुदाई थी वो की थी S.R. राव ने। लोथल की खुदाई S.R. राव ने की थी और ये भोगवा नदी के किनारे है। अंडरलाइन कर लेना है, लोथल भोगवा नदी के किनारे। भोगवा, भोगवा नदी के किनारे। अब देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास सिंधु सभ्यता से पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपके पास हड़प्पा सभ्यता को अनेक नाम से जाना जाता है, और कांस्य युगीन सभ्यता, सैंधव सभ्यता। अन्य नाम लिख लेंगे हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम। सबसे पहले सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और सैंधव सभ्यता। सैंधव, सैंधव से क्या समझते हो आप? सैंधव आपके पास लिख लो, सैंधव जो क्षेत्र था वो फेमस था किस चीज के लिए? कपास की खेती के लिए। याद रखना है आपने। सिंधववासी विश्व में उस टाइम पे, सिंधु सभ्यता की बात हो रही है कि उस टाइम पे जो सैंधववासी थे वो किस चीज के लिए विख्यात थे? कपास के लिए विख्यात थे। और यूनानी लोग जो कपास का नाम, क्योंकि कपास इनको कहाँ से मिली थी? सैंधव से मिली थी, सिंधु सभ्यता से मिले थे, तो ये कपास को किस नाम से? सिंडोन के नाम से जानते थे। यूनानी कपास को सिंडोन कहते थे क्योंकि सैंधव वासियों द्वारा प्रोड्यूस की जाती थी। सिंडोन किसका क्या नाम है? ये कपास का। किसके द्वारा बोला जाता है? यूनानियों के द्वारा बोला जाता था।
इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, सिंधु लोगों का व्यापार। सिंधु लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ये नाप तोल से परिचित थे, ऐसा नहीं था ये करेंसी यूज करते थे, ये मतलब जैसे बदले में अगर मैं तुम्हें कोई कपड़ा दे रहा हूँ तो तुम मुझे कुछ और दे दोगे। लेन देन, नाप तोल से अवगत थे, ठीक है, करेंसी का यूज नहीं करते थे, लेन देन प्रक्रिया चली गई, नाप तोल से इंट्रोड्यूस थे। यहां से क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। क्योंकि हमें लगता है कि सिंधु व्यापार हो गया, शहरी हो गया, तो लोहा तो ये जानते होंगे, पर नहीं, सिंधु के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनको लोहे से परिचित नहीं थे। ये क्लास आपके पास क्या थे? इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलते थे सिंधु सभ्यता से। और हम इसके बाद करेंगे वैदिक सभ्यता। कल हम अपने पास चारों वेदों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके पास वेदांग, वेद, पुराण, उपनिषद सारा कुछ डिटेल में देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में, तो रिविजन करके आना है जो आज पढ़ा है, ठीक है। और पूछना किसी को कुछ? नहीं पूछना? मैं पूछूं फिर?